प्यारे विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और मस्त होंगे। अब आपकी बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुकी है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई में मन लगा दिए होंगे, बहुत ही मेहनत कर रहे होंगे ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर आ सके। तो आपकी तैयारी को हम कराने के लिए, आपकी मदद करने के लिए यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आए हैं। इस ऑब्जेक्टिव सीरीज में क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 प्रत्यावर्ती धारा का ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव अगर आप कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर साबित होने जाएगा ये क्लास। अतः मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस क्लास में बिल्कुल अंत तक बने रहेंगे, बीच से क्लास को ड्रॉप करने का न सोचेंगे, अंत तक बने रहें। चलिए हम बिना विलंब किए क्लास को प्रारंभ करते हैं। मेरे बाल गोपाल, मेरे रसगुल्लो, बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। आपके लिए बहुत ही मेहनत किया जा रहा है। पहला क्वेश्चन है प्रतिबाधा का मात्रक होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रतिबाधा का मात्रक होता है। यह प्रश्न जो है 2013, 16 और 24 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है? यहां 4 विकल्प दिए गए, ओम, टेस्ला, हेनरी, फैराड। ओम, टेस्ला, हेनरी, फैराड। यहां देख सकते हैं टेस्ला जो है इसका मात्रक है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। हेनरी किसका मात्रक है? प्रेरकत्व का, प्रेरकत्व का। और फैराड मात्रक है किसका? बाबू धारिता का। ओम मात्रक होगा प्रतिबाधा का। प्रतिबाधा का मात्रक ओम है। पहला प्रश्न का विकल्प नंबर 1 करेक्ट होगा। फर्स्ट का 1 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान क्या होता है? एक चक्कर पूरा लगाया जाए तो पूरे चक्र में जब करंट के द्वारा एक पूरा चक्कर लगाया जाता है तो प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान क्या होगा? विकल्प दिया गया है आई अपॉन 2 या 0। तो पूरे एक चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल क्या होता है बाबू? 0 होता है, 0 होता है। सही ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल, प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर फाई हो, कलांतर दिया गया है, कलांतर कितना दिया गया? फाई दिया गया। फाई हो तो शक्ति गुणांक का मान ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? शक्ति गुणांक ज्ञात करना। यह एक क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया 2 बार, 2015 में, 2024 में। शक्ति गुणांक का मान क्या होगा भाई? इसके लिए ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या होगा? कॉस फाई होगा। कॉस फाई होगा। शक्ति गुणांक कॉस फाई होगा। अगला प्रश्न है, एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है। एसी परिपथ में शक्ति कब व्यय होती है? प्रतिरोध में, प्रेरकत्व में, धारित्व में, इनमें से सभी। शक्ति व्यय P बराबर आई स्क्वायर आर होता है। P बराबर आई स्क्वायर आर होता है। आर क्या है? प्रतिरोध। विकल्प 1 करेक्ट है। चौथा का सही ऑप्शन ए होगा। इसमें प्रतिरोध में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I बराबर 0.6 साइन 100 पाई टी से निरूपित है। कितना दिया गया भाई? I बराबर 0.6 साइन 100 पाई टी दिया गया है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति ज्ञात करें। ध्यान देना बेटा, ज्ञात क्या करना है? आवृत्ति ज्ञात करना है। I बराबर 0.6 साइन 100 पाई टी दिया गया है। का सूत्र होता है I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ओमेगा के जगह पर दोनों का तुलना करें तो 100 पाई है। ओमेगा इक्वल 100 पाई दिख रहा है। ओमेगा बराबर 100 पाई दिख रहा है। ओमेगा का मान जो है 2 पाई एफ होता है। 2 पाई एफ इक्वल 100 पाई। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 100 पाई अपॉन 2 पाई। 2 पाई से 100 पाई को भाग करेंगे, 100 पाई को 2 पाई से भाग करेंगे, कितना आएगा? 50 आएगा। आवृत्ति एफ बराबर 50 हो गया।
इसकी आवृत्ति क्या होगी? 50 होगी। विकल्प नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, यहां पर गौर करेंगे, तप्त तार एमीटर द्वारा प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा मान मापा जाता है? 2016, 20, 24 3 बार पूछा गया है। तप्त तार एमीटर द्वारा प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा मान मापा जाता है? 4 विकल्प दिए गए हैं भाई। उच्च मान, औसत मान, मूल औसत, वर्ग मान, इनमें से कोई नहीं। यहां सही ऑप्शन होगा मूल औसत वर्ग मान। सही ऑप्शन इसके लिए सी है। सी करेक्ट है। सी करेक्ट हुआ। यहां पर एल आर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी? एल आर परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करना है। एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल जो है, एक्स एल का मान होता है ओमेगा एल का स्क्वायर। हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। विकल्प नंबर डी सही होगा। 7वां का विकल्प डी करेक्ट होगा। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विकल्प दिया गया धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर या विद्युत प्रेरण पर। 4 विकल्प दिए गए हैं। डायनेमो इनमें से किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर डायनेमो कार्य करता है? डायनेमो जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन बी होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर डायनेमो कार्य करता। तैयार रखेंगे बाबू। प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात क्या होता है? शिखर मान आई नॉट और आई आर एम एस का अनुपात पूछा जा रहा है। आई नॉट आई आर एम एस होता है आई नॉट अपॉन √2। आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो जाएगा। 1 अपॉन √2 क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। विकल्प नंबर बी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 9 के लिए सही ऑप्शन √2 होगा, अर्थात विकल्प नंबर बी सही है। एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है, इसकी आभासी वोल्टता क्या होगी? शिखर वोल्टता दिया गया है 440 वोल्ट, आभासी वोल्टता पूछा जा रहा है। VRMS ज्ञात करना है। VRMS ज्ञात करना है भाई। VRMS बराबर होता है VRMS बराबर V0 अपॉन √2। V0 का मान दिया गया 440 अपॉन √2 दिया गया है। हर का परिमेयीकरण करेंगे, अंश और हर दोनों को √2 से गुणा कर देंगे। अंश और हर दोनों को √2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों बता दो जल्दी से। √2 का √2 से गुणा करने पर क्या आता है? 2 आता है। 440 को 2 से भाग करेंगे, 220 होगा। 220 होगा। बताओ मेरे प्यारे रसगुल्लों, कौन सा विकल्प सही है? जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख दो। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो। 200 का √2 से गुणा करेंगे, 200 √2 वोल्ट। विकल्प नंबर सी करेक्ट है। यहां पर सही ऑप्शन कौन सा है? विकल्प सी सही है। संख्या 11 है, केवल धारिता का केवल किया गया। केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कलांतर क्या पाया जाता है? केवल धारिता युक्त अगर धारा परिपथ है तो धारा और वोल्टता के बीच कलांतर 90 डिग्री पाया जाता है। विकल्प नंबर बी सही होगा। विकल्प बी सही होगा। कमेंट बॉक्स में लिखते चलेंगे ताकि हम पहचान सके कौन कौन बच्चे क्लास को देख रहे हैं,
कौन कौन बच्चे पूरे क्लास को देखे हैं आप कमेंट जरूर करेंगे बाबू। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज V तथा धारा I हो, वोल्टेज V है और धारा I है, तब शक्ति क्षय कितना होगा? शक्ति क्षय कितना होता है? वोल्टेज V और धारा I हो तब। दिया है विकल्प ए VI अपॉन 2, VI√2। V तथा I के बीच कला कोण पर निर्भर करता है। शक्ति क्षय जो है P एवरेज बराबर होता है I एवरेज, P एवरेज बराबर होता है I एवरेज गुणे V एवरेज कॉस फाई, यानी कि V तथा I के बीच कला कोण पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? कला कोण पर निर्भर करता है। विकल्प नंबर डी करेक्ट होगा, यहां पर करेक्ट ऑप्शन डी होगा, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बाबू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शीर्ष धारा I0 और वर्ग माध्य मूल धारा IRMS के बीच क्या संबंध होता है? शीर्ष धारा I0 और वर्ग माध्य मूल धारा में क्या संबंध होता है? सूत्र होता है IRMS बराबर I0 अपॉन √2। यहां पर क्या हो जाएगा? कौन सा विकल्प सही होगा? कौन सा विकल्प से? तिरछा गुना कर दो, इसका तिरछा गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? √2 IRMS हो जाएगा। कौन सा सही है? विकल्प एक करेक्ट होगा। 13 के लिए विकल्प नंबर 1 करेक्ट होगा, विकल्प एक करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए। LR परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है? LR परिपथ के लिए शक्ति गुणांक पूछा जा रहा है। कॉस फाई को हम शक्ति गुणांक कहते हैं। शक्ति गुणांक किसे कहते हैं? कॉस फाई को कहते हैं। और शक्ति गुणांक कॉस फाई बराबर होता है R अपॉन जेड। शक्ति गुणांक कॉस फाई बराबर R अपॉन जेड, या इसे R अपॉन जेड को लिख सकते हैं √R² प्लस, कैसा परिपथ है? LR परिपथ है, तो R² प्लस XL²। R बटा में √R² प्लस XL जो है, XL को हम लिखते हैं ओमेगा L का स्क्वायर, तो R बटा में √R² प्लस ओमेगा² L²। कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प नंबर 20 है। R बटा में √R² प्लस ओमेगा² L²। अगला प्रश्न देखेंगे भाई। किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 तथा N2 लपेटे हैं, तब इनमें से कौन सा संबंध सही होगा? प्राइमरी और सेकेंडरी में दिया गया, प्राइमरी में N1 फेरे हैं, सेकेंडरी में N2 फेरे हैं, तब कौन सा सही होगा? भाई N2 का मान अधिक होना चाहिए N1 से। N2 का मान यानी सेकेंडरी में फेरों की संख्या अधिक होती है किससे? प्राइमरी। सही ऑप्शन कौन होगा? बी करेक्ट ऑप्शन होगा। यहां पर करेक्ट ऑप्शन बी होगा N2 ग्रेटर देन N1। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज के बीच कलांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक क्या होगा? वाटहीन घटक की बात हो रही है। दो तरह का घटक हो सकता है, वाटहीन घटक हो सकता है और वाट युक्त घटक हो सकता है। वाटहीन और वाट युक्त। जब वाटहीन कहा जाए तो वाटहीन घटक होता है I साइन फाई, और वाट युक्त कहा जाए तो I कॉस फाई होता है। इसकी बात की जा रही यहां पर वाटहीन घटक की। कौन सा विकल्प सही होगा? बोलो बेटा, कौन सा विकल्प सही होगा? I साइन फाई।
वाटहीन घटक की बात हो रही है, आई साइन फाई होगा। विकल्प नंबर सी करेक्ट है। किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा आई इक्वल दिया गया है, आई बराबर दिया गया है 5 कॉस ओमेगा टी। 5 कॉस ओमेगा टी, इसे हम लिखेंगे आई बराबर 5 साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। फिर v दिया गया है, v इक्वल 200 साइन ओमेगा टी, 200 साइन ओमेगा टी। इन दोनों के बीच कलांतर है, कितना कलांतर है? यह पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी है और यह केवल ओमेगा टी है। दोनों के कलाओं का अंतर निकालोगे तो पाई बाई 2 आया। कलांतर फाई का मान कितना आ गया? पाई बाई 2 आ गया। परिपथ में शक्ति हानि कितनी होगी? परिपथ में शक्ति हानि बतलाना है भाई, कितना शक्ति हानि होगा? शक्ति हानि P बराबर आई वी कॉस फाई, फाई का मान पाई बाई 2 है, कॉस पाई बाई 2 आई वी कॉस 90 और कॉस 90 का मान हो जाएगा 0। कॉस 90 का मान होता है 0, पूरा क्या हो जाएगा? 0। विकल्प नंबर डी सही हो, 0 हो जाएगा। अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? अपचाई ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का काम क्या है? वोल्टेज को घटा देगा। अपचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज कम होता है, वोल्टेज को कम करेगा। यदि डैनियल सेल को प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच जोड़ दे तो द्वितीयक में फ्लक्स परिवर्तन क्या होगा? डैनियल सेल को प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच जोड़ दे तो द्वितीयक में फ्लक्स परिवर्तन क्या होगा? डैनियल सेल है, डीसी करंट सप्लाई करेगा। कैसा? डीसी करंट सप्लाई करता है, डीसी करंट सप्लाई करेगा। और जब डीसी करंट सप्लाई करेगा तो यहां पर शून्य परिवर्तन होगा, फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एसी करंट सप्लाई करता तब माना जाता। डैनियल सेल है, इसमें फ्लक्स परिवर्तन क्या होगा? 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक सीधा चालक छड़ पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिर रखा गया है, इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है, इसके सिरों के बीच विभवांतर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सिरों के बीच विभवांतर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विभवांतर इसमें आएगा, कारण यह है कि पृथ्वी भी विभव, पृथ्वी के पास कुछ अपना है, पृथ्वी के विभवांतर का विभवांतर आएगा, क्या होगा? बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे पृथ्वी के पास गिरेगा विभवांतर क्या होगा? बढ़ता जाएगा, विभवांतर बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। प्रेरकत्व L चुंबकीय फ्लक्स तथा धारा में संबंध है। प्रेरकत्व L चुंबकीय फ्लक्स धारा में संबंध, चुंबकीय फ्लक्स को फाई कहेंगे, धारा और धारा को आई लिखते हैं। इनमें क्या संबंध होता है? संबंध होता है फाई बराबर एल आई, फाई बराबर एल आई। विकल्प नंबर बी करेक्ट होगा। 21 का बी सही है। तप्त तार एमीटर मापता है, तप्त तार एमीटर से प्रत्यावर्ती धारा के किस मान को मापा जाता है? मूल औसत वर्ग धारा को मापा जाता है। किसे मापा जाएगा जी? हाँ, मूल औसत वर्ग धारा को मापा जाता है। चलो बेटा आगे देखते हैं। चुंबकीय प्रेरण का समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है। चुंबकीय प्रेरण का समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर क्या उत्पन्न होगा? गुरुत्वीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। विकल्प नंबर सी सही है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा? वैद्युत क्षेत्र। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते रहेंगे, सभी लोग अपना नाम लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, साथ ही साथ विकल्प देते रहेंगे। प्रश्न का सॉल्यूशन हम सिखा रहे हैं, आप प्रश्न का विकल्प देते रहेंगे, कौन सा विकल्प करेक्ट है। निम्न में कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कौन सा नियम आधारित है? लेंज का नियम, फैराडे का विद्युत विच्छेदन नियम,
एम्पियर का नियम, इनमें से कोई नहीं। लेंज का नियम, सही ऑप्शन ए होगा। यहां पर सही विकल्प ए है, लेंज का नियम। अन्योन्य प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी होता है। विकल्प नंबर एक करेक्ट है। अन्योन्य प्रेरकत्व हो या स्व प्रेरकत्व हो, इसका एसआई मात्रक हेनरी होता है। एसआई मात्रक हेनरी होगा। प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या है? प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या है? भाई हेनरी होता है। प्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी। प्रेरण कुंडली में संधारित्र के व्यवहार से द्वितीयक विद्युत वाहक बल, विकल्प दिया जा रहा है, बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या शून्य हो जाता है। क्या होता है बाबू? बढ़ जाता है। विकल्प ए सही है, बढ़ जाता है। प्रेरण कुंडली में संधारित्र के व्यवहार से द्वितीयक विद्युत वाहक बल बढ़ जाता है। विकल्प ए करेक्ट होगा। विकल्प ए सही है। प्रेरण कुंडली का व्यवहार किया जाता है, किस कार्य के लिए किया जाता है? प्रतिरोध मापने के लिए, विभवांतर मापने के लिए, धारा मापने के लिए या विसर्जन नलियों को चलाने के लिए? सही विकल्प डी होगा, विसर्जन नलियों को चलाने के, विसर्जन नलियों को चलाने के लिए। विकल्प नंबर डी करेक्ट है 28 का। अगला प्रश्न है, भंवर धारा से प्राप्त कर सकते हैं। भंवर धारा से क्या प्राप्त कर सकते हैं? भंवर धारा से चाल में मंदन कर सकते हैं, सही विकल्प है, चाल में मंदन कर सकते हैं। ऊष्मा भी उत्पन्न कर सकते हैं। धातु और धातु का पृथक्करण भी कर सकते हैं, यानी सही ऑप्शन डी होगा, ये सभी कर सकते हैं। भंवर धारा से क्या प्राप्त कर सकते हैं? ऊष्मा भी प्राप्त करते हैं, धातु और धातु का पृथक्करण भी करते हैं, और चाल में मंदन भी करते हैं। ट्रेनों के पहियों में ब्रेक लगाने के लिए जब ट्रेन को रोकना होता है, किसका प्रयोग होता है? भंवर धारा की सहायता से। ये सभी, विकल्प नंबर डी करेक्ट होगा। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या है? अगला क्वेश्चन है, स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या है? कुलंब है? नहीं, कुलंब नहीं है। वोल्ट भी नहीं है, ओम भी नहीं है। कुलंब किसका मात्रक होता है? कुलंब किसका मात्रक होता है? भाई आवेश का मात्रक होता है। वोल्ट किसका मात्रक है? विभव का मात्रक है। ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का है। स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या है? हेनरी है। विकल्प नंबर डी सही होगा। यहां करेक्ट ऑप्शन विकल्प नंबर डी है। अगला प्रश्न देखेंगे, लेंज का नियम संबद्ध है। लेंज का नियम किससे संबंध है? आवेश से, द्रव्यमान से, ऊर्जा से, संवेग के संरक्षण सिद्धांत से। सही विकल्प सी होगा। सही विकल्प यहां पर सी है। लेंज का नियम संबद्ध है। किससे संबद्ध है? ऊर्जा से संबद्ध है। जब किसी कुंडली के निकट से दूर किसी चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को ले जाया जाता है, तब ध्रुव एवं कुंडली के बीच स्थित दृष्टता के अनुसार उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होती है। धारा की दिशा कैसी होती है? एंटी क्लॉकवाइज होती है। कैसी होती है बाबू? एंटी क्लॉकवाइज होती है, यानी कि वामावर्त दिशा में होती है। कैसी होगी? वामावर्त दिशा में होगी। प्रेरण कुंडली जनित्र से प्राप्त होती है। प्रेरण कुंडली जनित्र से क्या प्राप्त होती है? प्रबल धारा, उच्च वोल्टता या अल्प धारा या अल्प वोल्टता। यहां पर विकल्प बी सही होगा, उच्च वोल्टता प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होगा? उच्च वोल्टता प्राप्त होती है। भंवर धाराओं की दिशा प्राप्त होती है। भंवर धाराओं की दिशा कैसे प्राप्त होती है? किरचॉफ नियम से या लेंज के नियम से या प्लांक नियम से या इनमें से कोई नहीं। विकल्प नंबर 20 सही है। भंवर धाराओं की दिशा लेंज के नियम से प्राप्त होती है। 1 हेनरी बराबर होता है, 1 हेनरी, विकल्प दिया 10 का घात 3 मिली हेनरी, 10 का घात 6 मिली हेनरी, 10 का घात -3 मिली हेनरी या 10 का -6 मिली हेनरी। भाई विकल्प ए सही होगा। यहां पर विकल्प नंबर ए सही होगा। 10 का घात 3 मिली हेनरी को 10 का घात 3 मिली के लिए 10 का -3 हेनरी, 10 का घात 3 10 का घात -3 का गुना होगा तो हो जाएगा 1 हेनरी। 1 हेनरी बराबर विकल्प नंबर ए सही होगा, 10 का घात 3 मिली हेनरी होगा।
चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक नहीं है। चारों विकल्प में से कौन सा चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक नहीं है? हेनरी जो है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक नहीं है, यह प्रेरकत्व का मात्रक है, यानी विकल्प नंबर डी करेक्ट है। फ्लक्स का एसआई मात्रक है। इन चारों में से कौन चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है? इसका एसआई मात्रक वेबर होगा। अभी प्रश्न पीछे पूछा गया था चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक कौन नहीं है, यहां पर हमने लिखा हेनरी नहीं है। ये तीनों चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक हैं, तो यहां पर वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। विकल्प नंबर एक करेक्ट होगा। यहां पर सही ऑप्शन कौन सा है? विकल्प नंबर एक करेक्ट होगा। 38 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। यदि डी एच क्षेत्रफल की तल पर डाला गया लंब चुंबकीय क्षेत्र बी के साथ थीटा कोण बनाता हो, तब डी एच क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर होता है बी डी ए कॉस थीटा। बी डी ए कॉस थीटा होता है। कौन सा सही है भाई? देखिए टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया लग रहा है। ए और बी दोनों सही होगा। बी डी ए कॉस थीटा, बी डी ए कॉस थीटा, यहां ए और बी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। एक कुंडली में धारा का मान 0.2 सेकेंड है और एक कुंडली में धारा का मान 0.2 सेकेंड में, गौर करेंगे समय दिया गया है 0.2 सेकेंड में, डेल्टा टी दिया गया 0.2 सेकेंड में 5 एम्पियर से 0 एम्पियर हो जाता है, यानी कि डेल्टा आई का मान 5 से 0 हो जाता है, यानी कि 0 - 5 बराबर -5 एम्पियर है। औसत विद्युत वाहक बल 150 वोल्ट है। विद्युत वाहक बल ईएमएफ की बात हो रही है, 150 वोल्ट है। तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व कितना होगा? एल ज्ञात करना है भाई। विद्युत वाहक बल ई बराबर होता है, विद्युत वाहक बल ई बराबर -L डेल्टा आई बटा में डेल्टा टी। विद्युत वाहक बल दिया गया है 150 बराबर -L, डेल्टा आई का मान है -5 और डेल्टा टी का मान है 0.2 सेकेंड। 0.2 सेकेंड दिया गया है। 0.2 माइनस माइनस का गुना करेंगे प्लस हो जाएगा। 150 बराबर 5L बटा में 0.2। तो L बराबर क्या होगा बेटा? L बराबर होगा 150 गुणे 0.2 बटा में 5। 5 से 50 का भाग करेंगे, 150 को 5 से भाग करेंगे तो 30 बार में, और 30 को 0.2 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। विकल्प नंबर ए सही होगा, 6 हेनरी। 40 का विकल्प नंबर ए सही है। कितना आएगा? 6 हेनरी आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भौतिक राशि जो वेबर प्रति एम्पियर में मापी जाती है, वेबर प्रति एम्पियर में कौन सी भौतिक राशि मापी जाती है? परस्पर प्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व, ए और बी दोनों, या चुंबकीय फ्लक्स? किस भौतिक राशि को वेबर प्रति एम्पियर में मापा जाता है? स्वप्रेरकत्व को भी और परस्पर प्रेरकत्व को भी, ए और बी दोनों। यहां विकल्प नंबर सी सही होगा, ए एवं बी दोनों। 41 का करेक्ट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, यदि प्राथमिक कुंडली एवं द्वितीयक कुंडली दोनों में फेरों की संख्या 2 गुनी कर दी जाए तो परस्पर प्रेरण क्या हो जाएगा? होता है m प्रोपोर्शन टू n1 n2। प्राइमरी कुंडली में फेरों की संख्या इंटू द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। अगर इन दोनों में फेरों की संख्या 2 गुनी कर दी जाए तो हो जाएगा m प्रोपोर्शन टू 2n1 इंटू 2n2। नया वाला जो भाग बनेगा तो कितना हो जाएगा भाई? 4n1 n2। 4 गुना हो जा रहा है। कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। विकल्प नंबर सी सही है। यहां सही ऑप्शन विकल्प सी। 42 का करेक्ट ऑप्शन सी, 4 गुना। अगला क्वेश्चन है, लंबाई L का तांबे का एक छड़ कोणीय वेग ओमेगा
लंबाई एल दिया जा रहा है, कोणीय वेग ओमेगा दिया गया है, घूर्णन कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र भी घूर्णन तल के लंबवत आरोपित है, तब छड़ के सिरों के आड़े प्रेरित विभवांतर क्या होगा? प्रेरित विभवांतर ज्ञात करना है, जबकि लंबाई एल है, कोणीय वेग ओमेगा है, चुंबकीय क्षेत्र बी है। सही ऑप्शन यहां पर विकल्प नंबर सी होगा, 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र में वेग v से गतिमान एक चालक में प्रेरित धारा आई है, यदि वेग 2 गुना हो जाए तो प्रेरित धारा कितनी होगी? प्रेरित धारा I बराबर होता है VLV अपॉन R, VLV अपॉन R। यहां पर वेग को क्या कर रहे हैं? वेग को 2 गुना कर रहे हैं, गौर करेंगे, वेग को 2 गुना कर रहे हैं, तो नया वाला धारा जो है VL2V अपॉन R हो जाएगा, यानी 2VLV अपॉन R होगा। कितने गुना हो गया? 2 गुना हो गया। 2VLV अपॉन R किसका मान है? I का है। विकल्प डी करेक्ट है, यहां सही ऑप्शन डी होगा। यदि वेग को 2 गुना करेंगे तो धारा भी 2 गुना हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब एक तार की कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कराया जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा बदलती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा कब बदलेगी? कितने चक्कर में? 2 चक्कर में, या 1/4 चक्कर में, या 1 चक्कर में, या 1/2 चक्कर में? भाई दिशा कब बदलती है? पूरा 1 चक्कर ये होता है, पूरा 1 चक्कर ये होता है, तो आधा चक्कर में दिशा बदल जाती है, 1/2 चक्कर में। विकल्प नंबर डी सही होगा। यहां पर करेक्ट ऑप्शन विकल्प नंबर डी है। आज की क्लास में हम इतना रहने देते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप सभी इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ें। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट हुई थी। इसमें हमने आपको चैप्टर 5 से संबंधित VVI इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया। तो मैं अपने बाल गोपाल प्यारे विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा कि आप बिल्कुल पढ़ाई को मन से करते रहेंगे और कमेंट बॉक्स में एक बार मैसेज जरूर कर दें, कमेंट जरूर कर दें कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। मैं आप सभी के कमेंट का इंतजार करूंगा। हमारे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को जो बच्चे अभी अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर हम अगले एपिसोड में मिलते हैं आपसे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, फिर मिलेंगे, नमस्कार।